एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल वेंस पढ़ाई में। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर रेवेन्यू। और इतना इजी चैप्टर है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है प्रोड्यूसर फंक्शन वाला, चैप्टर 6 पढ़ा है कॉस्ट वाला, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आई गेस 8th चैप्टर वाला है ना। और ये वाला चैप्टर 7th वाला, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मिलते जुलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको याद करना होता है तो स्केड्यूल याद करना होता है, ग्राफ याद करना होता है, स्केड्यूल और ग्राफ में से रिलेशनशिप निकालना है, दैट्स इट। तो यही है इन सारे चैप्टर्स में से, बहुत आसान है। अच्छा, अब हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू क्या होता है? जितना भी हमारा माल बिक के उस माल को बेचने के बाद हमारे पास उसका जितना भी पैसा आया, रिसीप्ट जितनी भी आई आफ्टर द सेल ऑफ गुड इज नोन एज रेवेन्यू, है ना। मान लो मेरे पास 100 ऐसी ऐसी पेंसिल थी, ठीक है, और मैंने 100 बेच दी, ये वाली सारी की सारी पेंसिल। तो इसके बाद इसके बदले, इसके बेचने के बदले में मेरे पास जितना भी पैसा है, दैट इज रेवेन्यू, है ना। So it refers to the amount received by a firm from the sale of a given commodity, कि एक कम्युनिटी को बेचने के बाद, उसकी सेल के बाद कितना पैसा उस सेल से हमें मिला है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू, है ना। तो रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल रिसीप्ट और मनी रिसीप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, की मतलब कितनी हमें सेल्स रिसीप्ट मिली, कितनी हमें मनी रिसीप्ट मिली आफ्टर द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज रेवेन्यू, है ना। अब ऐसे जैसे कॉस्ट भी काफ़ी सारी टाइप्स की थी, टोटल कॉस्ट थी, एवरेज कॉस्ट थी, मार्जिनल कॉस्ट थी। वैसे ही रेवेन्यू भी 3 टाइप का है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि मतलब टोटल कितनी सेल हुई और उस सेल के बाद टोटल कितनी रिसीप्ट हुई है, मिली हमें, है ना। सो दैट इज टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू जो है वो कैसे मिलेगा? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम प्राइस से, कि मतलब जितना भी हमने माल बेचा और वो कितने का बेचा, उन दोनों को अगर गुना कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। मान लो एक 100 पेन्स थे और हर पेन की कीमत थी 10 रुपए की, तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? ये 100 पेन तो क्वांटिटी हो गई, है ना। और प्राइस कितना हो गया? 10 रुपए प्राइस हो गया, तो 100 इंटू 10, 1000 रुपए का हमारा रेवेन्यू होगा, टोटल रेवेन्यू। अब हम बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू। तो ये तो हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में बड़ा अच्छे से देखा था कि एवरेज, कोई किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकलता है? टोटल को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। ऐसे ही एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। अब ये बात बता दूं, एवरेज रेवेन्यू को शॉर्ट फॉर्म में हम AR बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू को TR बोलते हैं। तो ये जो आपका प्राइस होता है ना, ये वाला प्राइस, ये देखो, ये वाला जो प्राइस है और ये वाला जो एवरेज रेवेन्यू है, वो एक दूसरे के बराबर है। अब वो कैसे बराबर है, ये देखो, कि जितना भी, सिंस द सेलर रिसीव, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है AR इज इक्वल टू पर यूनिट सेल रिसिप्ट एंड प्राइस इज ऑल्सो पर यूनिट। तो AR जो है वो हमेशा ही प्राइस के बराबर होता है। सिंस सेलर रिसीव रेवेन्यू, रेवेन्यू कब होता है एक सेलर को, उसको कब मिलता है? प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मतलब जितना भी प्राइस वो रखेगा अपने सामान का, उस हिसाब से उसको रेवेन्यू होगा, है ना। तो इसलिए प्राइस और जो एवरेज रेवेन्यू है वो एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखना। तो प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू AR। और AR का एक और फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था ऊपर, कि टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, है ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने AR का फॉर्मूला लिख दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो वो एक बराबर है। तो TR का फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्राइस इंटू क्वांटिटी भी लिख दिया, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो TR की जो वैल्यू है P इंटू Q, वो मैं ऊपर लगा दूंगी TR की जगह, तो Q से Q कट गया और ये हमारा प्रूफ हो गया कि AR जो है वो P के बराबर है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एवरेज रेवेन्यू आपका प्राइस के बराबर ही आया, ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? कि जितना भी चेंज आया है टोटल रेवेन्यू में, डिवाइड बाय जितना भी क्वांटिटी में चेंज आया है, उसको, उसके बाद हमें मिल जाएगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, जो अभी प्रेजेंट में टोटल रेवेन्यू है, माइनस जो पिछले यूनिट पर टोटल रेवेन्यू था, उससे भी हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिलता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर TR जो है वो 10 चेयर की सेल से टोटल रेवेन्यू इतना हुआ है 1600 रुपए का, 10 चेयर बेचने के बाद, है ना। और 11 चेयर बेचने के बाद हमें 1780 रुपए का हुआ है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया? तो इसका आप यहाँ पर टेबल भी बना सकते हो, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने TR बताया हुआ है और हमारे पास आउटपुट बताया है। आउटपुट पहले कितना था और दूसरा कितना था? टोटल रेवेन्यू था पहले 1600 और अब है 1780। तो ये हमें बोल रहे हैं कि MR कितना है। तो MR कैसे निकालोगे? टोटल रेवेन्यू जो अभी
करंट यूनिट का माइनस टोटल रेवेन्यू पिछले वाला n-1, तो यानी कि 1780 माइनस 1600 आप करोगे तब भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 180 आ जाएगा। या तो इस तरीके से कर लो इस फॉर्मूले से, या फिर अगर आपको चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी वाला फॉर्मूला अपनाना है, जैसे कि हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टी आर कैसे आएगा, 1780 माइनस 1600 डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। आउटपुट पहले 2 था, सॉरी आउटपुट पहले कितना था, मतलब पहले कितनी चेयर्स थी, 11 चेयर्स थी, माइनस अब 10 चेयर्स है ना। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर नीचे 1 और यहाँ पर 180 और ये आ गया 180। समझ में आ गया इस तरीके से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे, आपको लगेगा कि आउटपुट 1 इन 2 है, बट 1 इन 2 नहीं है, 10 चेयर्स और 11 चेयर्स हमारा आउटपुट है। समझ में आ गया। सो इस तरीके से आपका निकलेगा। अब बस हमें रिलेशनशिप देखनी है, ठीक है। रिलेशनशिप टी आर, ए आर और एम आर के बीच में क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें, अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि रिलेशनशिप बताओ टी आर, ए आर और एम आर के बीच में, तो सबसे पहले तो इन सब की डेफिनेशन लिख देना। टी आर क्या होता है, ए आर क्या होता है, एम आर क्या होता है, इनके फॉर्मूला लिखना। टी आर, ए आर और एम आर का फॉर्मूला क्या होता है, और ए आर इज इक्वल्स टू पी भी लिख देना। फिर आपको इसका स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, और प्राइस जो है वो 10 9 8 7 6 5 4 प्राइस आपने लिख दिया, यूनिट सोल्ड आपने लिख दी, ठीक है। अब क्या होगा, आपको तो पता ही है कि ए आर जो है, चलो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ए आर और प्राइस जो है वो इक्वल होता है, बट फिर भी इन्होंने एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है आपको समझाने के लिए। तो आप टी आर कैसे निकालोगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ और आपका टी आर निकल जाएगा। फिर ए आर कैसे निकलेगा, जो आपका टी आर की वैल्यू आई है डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, यानी कि 10 डिवाइड बाय 1 इज 10, 18 डिवाइड बाय 2 इज 9, 24 डिवाइड बाय 3 इज 8, 28 डिवाइड बाय 4 इज 7। तो ये आपका आ गया ए आर। और उसके बाद एम आर कैसे निकलेगा, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर देखो कितना चेंज आ रहा है, 10 और 18 में कितना चेंज है, चेंज है आपका 8 का, और 1 और 2 में कितना चेंज है 1 का, तो 8 डिवाइड बाय 1 इज 8, और ऊपर वाला तो खाली रहेगा ही रहेगा। फिर 18 से लेकर 24 में कितना चेंज है 6 का, और 2 से लेकर 3 में कितना चेंज है 1 का, तो 6 डिवाइड बाय 1 इज 6। तो इस तरीके से आपका एम आर भी आ गया। और आपने ये चीज़ देखा होगा कि ए आर जो है वो आपका सेम प्राइस जितना है, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये ध्यान रखना। अब आपने स्केड्यूल भी बना लिया। स्केड्यूल बहुत आसान है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और प्राइस जब उल्टा लिख दो 10 9 8 7 6 5 4, तो टी आर, ए आर, एम आर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने स्केड्यूल भी बना लिया इन तीनों का। अब हम क्या करेंगे, टी आर, ए आर और एम आर के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप स्टडी करनी है तो उसके 2 केस होते हैं। कौन कौन से, जब हमारा प्राइस जो है वो सेम रहे हर लेवल पे, और जब हमारा प्राइस जो है वो, जैसे कि आउटपुट बढ़ रहा है ना, और प्राइस घट रहा है, तो आउटपुट बढ़ेगा प्राइस घटेगा। तो ये सिचुएशन, अगर ये 2 केस, इन दोनों केसेस के बीच में हम इन तीनों में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब प्राइस रिमेन सेम। अब आप कहोगे कि ये कौन सा सिचुएशन होता है कि जब प्राइस हमारा सेम रहता है, तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में। हम चैप्टर नंबर आई गेस 10th में पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है कि प्राइस आपका एक ही रहता है जो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, और उस प्राइस पे आपको क्या करना होता है, कितना ही आप खरीद सकते हो। सो वो होता है परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। सो ये 2 केसेस है, इन 2 केसेस के बीच में ही हम रिलेशनशिप सीखेंगे। तो पहला केस है कि जब हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, जब हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अब क्या है, हमने आउटपुट ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, आउटपुट ले लिया 1 2 3 4 5, और प्राइस, यानी कि प्राइस हमारे ए आर के इक्वल होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब प्राइस मैंने हर लेवल पे, हर आउटपुट के लेवल पे सेम रख लिया, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस चल रहा है। 5 5 5 5 5 मैंने अपना प्राइस ले लिया। तो हम मेरा यहाँ पर बोला गया है कि रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर इन्होंने बोला हुआ है, आई गेस हाँ, ए आर और एम आर के बीच में रिलेशनशिप बताना है। ए आर आपका प्राइस हो ही गया, तो टी आर निकालो। टी आर कैसे निकलेगा, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, यानी कि 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, तो टी आर भी आ गया। और एम आर कैसे आएगा आपका, एम आर आएगा
टीआर में जितना चेंज आया है डिवाइड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो टीआर में चेंज आया 5 का और क्वांटिटी में चेंज आया 1 का, तो 5 डिवाइड बाय 1 5। तो आप यहाँ पे और यहाँ पर भी देखो 10 और 15 में कितना चेंज आया 5 का, और 2 और 3 में चेंज आया 1 का, तो 5 डिवाइड बाय 1 इज 5। तो 5 5 5 का सबका गैप आ गया। अब आप देख रहे हो कि जब हमने ये वाला केस लिया है कि हमारा प्राइस जो है एक बराबर है, सेम है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो आप देख रहे हो कि आपका प्राइस एआर और आपका एमआर जो है इक्वल आ रहा है, 5 5 5 ही आ रहा है। बस टीआर जो है वो इंक्रीज करे जा रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है हमारा टीआर। तो आपने इसी स्केड्यूल को, यानी कि एआर और एमआर में अगर आपको रिलेशनशिप बतानी है तो ये वाला और ये वाला आपने इसको प्लॉट कर दिया, नीचे रखा आपने आउटपुट और इस साइड रखा आपने एआर और एमआर, क्योंकि आपको इसी चीज की रिलेशनशिप बतानी है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एआर और एमआर में देखोगे कि पांचवें यूनिट पर, चाहे आपका आउटपुट जो है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 और 5 हो, लेकिन आपका जो एमआर और एआर है वो 5वें लेवल पे ही है। तो यानी कि ये प्राइस एआर और एमआर की एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहाँ पर देखो प्राइस रिमेन सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इज इक्वल टू एमआर एंड एआर। तो यानी कि परफेक्टली इलास्टिक है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। समझ रहे हो कि मतलब कोई भी प्राइस हो हम कितना भी खरीद सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। अब एक और रिलेशनशिप हमें बतानी है टीआर और एमआर के बीच में क्या है, अगर प्राइस रिमेन हमारा कांस्टेंट रहता है तो। सो यहाँ पर देखो, अगर प्राइस कांस्टेंट रहता है तो फर्म क्या करेगी, कोई भी उसी प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी वो बेच सकती है, एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द फिक्स्ड प्राइस। यहाँ पर टीआर और जो एमआर और एआर कर्व है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है एक्स एक्सिस पे, और टीआर जो है वो इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट पे। अब यहाँ पर देखो टीआर जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना, टीआर इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। यहाँ पर देखो पहले 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, टीआर इंक्रीज करे जा रहा है, ठीक है। और टीआर कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। यहाँ पर देखो टीआर जो है ऐसे अपवर्ड और पॉजिटिवली जाया जा रहा है और स्ट्रेट लाइन है, और टीआर जो है वो जीरो भी है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, और ठीक है, और इसका जो कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। बस आपको ये रिलेशनशिप बताना है, इजी था, बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, अब टीआर और प्राइस लाइन, टीआर एंड प्राइस लाइन इज एआर, है ना। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पर देखो, ये तो आपको पता चल ही गया था कि आपका जो प्राइस है टीआर है और एमआर है वो तो स्ट्रेट लाइन कर्व है, और उसके बाद नीचे का जितना भी एरिया है आपका वो सारा टीआर के अंडर लाई करता है। तो यही चीज़ बताई हुई है उन्होंने, है ना, कि जब प्राइस कॉन्स्टेंट है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे तो आपका प्राइस जो है वो एआर के बराबर है और एआर एमआर के बराबर है, और प्राइस लाइन जो है वो प्राइस लाइन इज सेम एज एमआर कर्व एंड एआर कर्व, और प्राइस लाइन यानी कि ये वाली जो लाइन है वो सेम है एमआर कर्व जितनी है, तो आपको पता ही है। और जो एमआर कर्व की लाइन है और प्राइस लाइन है वो इसके नीचे का जितना भी एरिया होगा वो टीआर के बराबर होगा। तो ये सब चीज़ इसमें आपको लिखनी होती है। अब इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं केस नंबर 2 पे, कि जैसे जैसे राइज इन आउटपुट होता है, मतलब आउटपुट बढ़ता रहता है तो प्राइस जो फॉल होता रहता है ना, ये चीज़ हमें देखनी है, मतलब राइज इन आउटपुट एंड प्राइस जो फॉल हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे, अब देखो, तो जैसे व्हेन अ फर्म इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्राइस देन एआर फॉल। अब क्या होता है, जैसे जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ानी स्टार्ट कर दी, पहले 1 यूनिट थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी, फिर 5 थी, है ना, ये सारी थी। अब क्या होता है, एआर जो है यानी कि आपका जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है, यही केस है ना आपका, तो 5 4 3 2 1 फॉल हो रहा है। अब टीआर कैसे निकलेगा, एआर इंटू क्वांटिटी, यानी कि 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, तो टीआर आपका आ गया, ठीक है, इतना समझ में है। अब एमआर कैसे निकलेगा, ये देखो कि चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखो पहले तो इस वाले लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका ये एमआर आएगा ही नहीं, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ पर देखो 5 और 3 में 5 और 8 में कितना गैप आया 3 का, और 1 और 2 में कितना गैप आया 1 का, तो 3 डिवाइड बाय 1 इज 3, ठीक है। उसके बाद 8 और 9 में कितना गैप आया 1 का, और 2 और 3 में कितना गैप आया 1 का, तो 1 डिवाइड बाय 1 इज 1। तो इस तरीके से आपका एमआर भी आ गया, अब एआर आ गया, टीआर आ गया, एमआर आ गया, ओके। तो अब आप यहाँ पे इसको जब प्लॉट करोगे तो आप ये देख रहे हो कि टीआर जो है वो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर उसके बाद वो घट रहा है,
है ना? इस तरीके से टीआर आ रहा है। एआर यानी कि प्राइस तो आपका फॉल हो ही रहा है और एमआर जो है वो तो फॉल हुए जा रहा है और बाद में तो नेगेटिव में भी आ गया। तो यानी कि जैसे ही आपका आउटपुट बढ़ेगा और प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होगा तो आपका एआर भी और एमआर भी घटेगा, बस टीआर जो है वो पहले बढ़ के फिर घटेगा, इस तरीके से। तो अब इसका रिलेशनशिप कैसे बताओगे? अब हमें मेन बेसिक यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन आएगा कि बताओ जब प्राइस फॉल होता है राइज इन आउटपुट के साथ, कि मतलब आउटपुट तो बढ़े जा रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, इस केस में टीआर और एमआर में क्या फर्क आ रहा है, ये देखो अब यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो आपने स्केड्यूल बना लिया कि कितनी यूनिट्स है, 1 2 3 4 5, फिर आपने आउटपुट प्राइस जो वो घटाया 5 4 3 2.5 इन्होंने लिया, आप 2 भी ले सकते हो, 1, और टीआर भी फिर उसका आपने निकाल दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके आपका टीआर आ गया और टीआर के थ्रू ही आपका एमआर भी आ गया। तो आप क्या बताओगे कि इसके बीच में आपको बोला हुआ है टीआर और एमआर के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखो कि टीआर जो है वो पहले तो बढ़ रहा है, फिर वो कांस्टेंट हो रहा है और फिर वो घट रहा है ना। और उसके बाद एमआर आप ऐसे बता सकते हो कि जैसे जैसे टीआर बढ़ रहा है एमआर जो है वो घट रहा है ना। फिर जब टीआर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर कांस्टेंट है तो एमआर भी जो है वो 0 पे आ गया। उसके बाद जैसे ही टीआर घटा तो एमआर नेगेटिव में चला गया और इसी बेसिस पे आपने ये ग्राफ भी बना लिया, टीआर का भी और एमआर का भी, है ना। तो आप यहाँ पर बताओगे कि जैसे जैसे एमआर पॉजिटिव है वैसे वैसे टीआर इंक्रीज हो रहा है, एमआर जैसे ही 0 हुआ तो टीआर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था और जैसे ही एमआर नेगेटिव हुआ तो आपका टीआर भी गिरने लग गया। टीआर का फॉर्मूला बताओगे, एमआर का फॉर्मूला बताओगे, और इन्होंने यहाँ पर देखो टीआर का अलग ग्राफ बना रखा है और एमआर का अलग ग्राफ बना रखा है। और इन्होंने जब टीआर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था यानी कि 9th पॉइंट पे, तो और उस टाइम पे एमआर 0 था, इस पॉइंट को इन्होंने ऐसे ऊपर से नीचे तक मार्क किया हुआ है कि ये पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने टीआर और एमआर के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। और उसके बाद हम एक टीआर एमआर का हमारा हो गया ना, एआर और एमआर का और देख लेते हैं। एआर और एमआर में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब से एमआर जो था वो एआर से ज़्यादा था तो एआर बढ़ने लग गया, एमआर जब एआर के बराबर हुआ तो एआर जो है एमआर मैक्सिमम और कांस्टेंट था, और जैसे ही एमआर कम हुआ एआर से तो एआर जो है वो फॉल होने लग गया, ठीक है। तो एमआर जो है वो 0 तक हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, लेकिन एआर हमेशा पॉजिटिव रहा और एआर और एमआर दोनों टीआर से हमें मिलते हैं और यहीं पर उन्होंने सेम ही ग्राफ में प्लॉट कर दिया। तो जब भी आपको रिलेशनशिप बतानी होती है ना, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उनकी डेफिनेशन लिखोगे कि एआर क्या होता है, एमआर क्या होता है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। इनके फॉर्मूला लिखोगे कि एआर और एमआर के फॉर्मूला क्या होते हैं, फिर आप इनका ऐसे स्केड्यूल बनाओगे। स्केड्यूल बनाने के बाद आप इस स्केड्यूल में देख देख के इनके ग्राफ बनाओगे और जैसे ही आप इसमें ऑब्जर्व करना कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हो रही है, जैसे टीआर जैसी इंक्रीज हो रहा था तो एमआर डिक्रीज हो रहा था, जब टीआर अपने मैक्सिमम पे था तो एमआर जो वो 0 हो गया, जैसे ही टीआर घटने लग गया तो एमआर नेगेटिव हो गया। तो ऐसे ऐसे करके टेबल में से देख देख के आपको रिलेशनशिप पॉइंट्स बनाने हैं 3-4 एंड खत्म आपका काम। ऐसे ही बहुत ईजी है रिलेशनशिप अगर आपको स्केड्यूल और ग्राफ वगैरह बनाने आते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई आपकी। अब एक ब्रेक इवन पॉइंट भी देख लेते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ये ना मतलब इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें से, अगर आप नॉर्मल रीडिंग भी करोगे ना तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। और एक बार आप रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जैसे जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया तब आपको और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है और ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म जो है वो सारी अपनी कॉस्ट निकाल पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने टोटल रेवेन्यू का, आपको तो पता ही है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है टोटल रेवेन्यू का ग्राफ, और टीसी जो है वो आपका इस साइड से जाता है, टोटल कॉस्ट है, हम कॉस्ट वाले चैप्टर में देख के आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का जिस भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है ये वाला चीज, तो उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीआर और टीसी इक्वल होता है, मतलब जितना भी आपका रेवेन्यू है उतनी आपकी कॉस्ट लगी थी, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर टीआर जो है वो टीसी से यहाँ पर देखो इस साइड जो है वो, अगर टोटल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रहते हैं टोटल रेवेन्यू से तो आपको लॉस होता है, अगर टोटल रेवेन्यू आपका ज़्यादा रहता है टोटल कॉस्ट से तब आपको प्रॉफिट होता है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है। तो ई जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टीआर और टीसी इक्वल होते हैं। ई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, यानी कि ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, है ना। और
पॉइंट से ई पॉइंट से नीचे वालों को एबनॉर्मल लॉस होगा और ई पॉइंट से ऊपर वालों को एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, ये चीज़ बताई हुई है ब्रेक इवन पॉइंट में, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट ऐसा होता है कि फर्म जो है वो सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रही है, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल नहीं पा रही। तो ऐसे पॉइंट पे जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकल रही, जैसे कि रेंट हो गया आपका या फिर आपकी परमानेंट स्टाफ की सैलरी होगी, तो आपको बंद ही करना पड़ेगा अपना बिजनेस, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो देना इंपॉर्टेंट होती है, लोन का इंटरेस्ट हो गया एक्सेट्रा, है ना। सो शटडाउन पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब फर्म सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रही है, यानी कि जब टीआर जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है, और टीआर को अगर हम डिवाइड कर दें क्वांटिटी से और टीवीसी को भी 1% अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो इसका ये किसका फॉर्मूला होता है, एआर का, और ये किसका फॉर्मूला होता है, एवीसी का। तो यानी कि जब एक ऐसा पॉइंट आता है कि एआर जो है एवीसी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर देखो शटडाउन पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एट शटडाउन पॉइंट यानी कि एआर इज इक्वल्स टू एवीसी वाला जब सिचुएशन आ जाता है, यहाँ पर देखो एआर जो है आपका, ये वाली जो लाइन है वो जैसे ही इस पॉइंट पे आ जाता है, एवीसी पे, इस पॉइंट पे आ जाता है, तो क्या होता है, एआर इज इक्वल्स टू एवीसी। तो एट द शटडाउन पॉइंट, इस शटडाउन पॉइंट पे फर्म जो है वो लॉस को इनकर करता है। अब फर्म लॉस इनकर लॉस, यहाँ पर लॉस होता है फिक्स्ड कॉस्ट पे। अच्छा, फर्म जो है वो अभी भी अपनी प्रोडक्शन को रोक नहीं रहा इस पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अभी भी होए जा रही है, तो सोचते हैं कि क्या पता और प्रोड्यूस कर लेता हूँ तो ये कम से कम एटलीस्ट फिक्स्ड कॉस्ट तो निकल जाएगी, है ना। तो इसलिए वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो एआर जो है वो फिर बाद में, हाउएवर इफ एआर फर्दर फॉल्स एंड इज अनएबल टू मीट इवन एवीसी, अगर बाद में एआर फॉल कर जाता है और एवीसी को मिल भी नहीं पाता, तब फर्म जो है अपने सारे ऑपरेशंस रोक देगी, ठीक है। तो ये होता है शटडाउन पॉइंट, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर और टीआर और एमआर, व्हेन कौन सा केस होना चाहिए, केस होगा व्हेन आउटपुट इंक्रीज प्राइस फॉल वाला जो केस है, वो वाला केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले वाला केस है लाइक जिसमें आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना दूसरे वाला केस है। तो ये केस अच्छे से कर लेना, और तो इसमें और कुछ भी नहीं है, बाकी सब तो आपको आता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ये नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम पे यही याद करके चले जाना, बहुत है, ठीक है, मोर देन इनफ है, इवन फुली डिटेल्ड वाले नोट्स हैं, ठीक है। कोई भी डाउट तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।